हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर अगेन स्टार्टिंग दिस डेली क्विज, जो कि आप लोगों को लास्ट जब मैंने कंडक्ट करी थी तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। तो उसी को, क्योंकि अब आज से 50 डेज़ बचे हैं हमारे यूपीएससी में, सो अब से कंटिन्यू हम लोग डेली क्विज कंडक्ट करेंगे, और जिसमें डेली क्विज के साथ साथ आपको मिलेगा डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो नाउ व्हाट इज़ दिस आंसर राइटिंग चैलेंज, जिसके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा सुबह की वीडियो में, एंड देन आपको सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू यूट्यूब कम्युनिटी पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके मेंस के लिए होगा। उसको आपको प्रैक्टिस नोट डाउन करना है आंसर, और उसका फ़ोटो खींच करके हमको सेंड करना है IAS@onlinetayari.com पे। सो ये क्वेश्चन हमारा आज का है, एक्सप्लेन कोरल ब्लीचिंग एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर कोरल ब्लीचिंग एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स इन दिस रिगार्ड। आपको बताना है प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, इसकी व्याख्या करनी है, और साथ साथ प्रवाल विरंजन के क्या कारण हैं और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। ये आपको आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जीएस पेपर 4 के लिए, और ये आपको आंसर सेंड करने हैं IAS@onlinetayari.com पे। 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट आपकी डेली करके प्रैक्टिस होगी, और जो भी सबसे अच्छा आंसर होगा उसको कल हम अपने सोशल मीडियाज़ पे पब्लिश करेंगे, और साथ साथ जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं उन पे भी पब्लिश करेंगे। सो अपने आंसर्स लिखिए और बिल्कुल सेंड करना मत भूलिए। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आए थे, जिनमें से हमने अच्छा आंसर सेलेक्ट किया था। सो आई वॉन्ट कि दिस टाइम आप लोगों में से जो है, जितने आप लोग मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जिनके आंसर्स अच्छे होंगे वो डेफिनेटली हम लोग पब्लिश करेंगे। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम बढ़ जाते हैं डेली क्विज की तरफ। सो डेली क्विज में हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू संगम एंड वैदिक टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। संगम और वैदिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, बोथ वैदिक एंड संगम टेक्स्ट आर रिलीजियस इन नेचर। दोनों ही वैदिक और संगम टेक्स्ट जो हैं वो रिलीजियस है नेचर में, प्राकृतिक धर्म उनकी जो प्राकृतिक है वो धार्मिक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनलाइक वैदिक टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, कि वैदिक ग्रंथों के विपरीत संगम ग्रंथ लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कोई जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 और 2। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीदर 1 और 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो गलत हैं। अब इनके एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि वैदिक टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर वेयर एज संगम टेक्स्ट आर सेक्युलर इन नेचर। तो पहला जो हमारा कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में धार्मिक साहित्य सम्मिलित है, जबकि संगम ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं। दूसरा कथन भी सही नहीं है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज संगम टेक्स्ट डू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सम टाउन सच एज कांची, कोरकई, मदुरई, पुहार। They also mention of Greek-Roman trade. The didactic text of Sangam era provides information on code of conduct for kings and his court or other social groups. Sangam refers to an assembly of Tamil poets held under royal patronage. These poets assembled in colleges and compiled poems over a period of 3 to 4 centuries. Sangam is divided into Milanakku, यानी कि narrative, 18 major works. किला कनक्कू डाइडियाटिक, यानी 18 माइनर वर्क्स, एंड दीज टेक्स्ट सजेस्ट अबाउट सोशल एवोल्यूशन ऑफ तमिल सोसाइटी। सो यहाँ पे कथन 2 के बारे में अगर हम बात करें तो संगम ग्रंथ भी कांची, कोरके, मदुरई, पुहार जैसे कुछ नगरों की सूचना प्रदान करते हैं, और इनमें ग्रीक रोमन व्यापार का भी उल्लेख है। संगम युग के नीतिपरक ग्रंथ राजा और उसके दरबार अन्य सामाजिक समूहों के लिए आचार संहिता प्रदान करते हैं। सो ये था बेसिकली हमारा संगम लिटरेचर और वैदिक टेक्स्ट के बारे में, संगम टेक्स्ट और वैदिक टेक्स्ट के बारे में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और ये जितना भी आपको है ये सारा का सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ का, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फेमस छाऊ डांस consider the following statements. It is a combination of music, art, music, dance and martial arts.
Second statement, it is a traditional dance form of southern Nilgiris. Third statement is it is accompanied by musical instruments like mahuri and dhula. So प्रसिद्ध छाऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, यह संगीत, नृत्य और मार्शल कला का संयोजन है. दूसरा जो है हमारा स्टेटमेंट, यह दक्षिणी नीलगिरी की पारंपरिक नृत्य शैली है. और तीसरा स्टेटमेंट जो है, महुरई और ढोल जैसे संगीत वाद्य यंत्र के साथ इसकी संगत की जाती है. अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, दूसरा या फिर पहला और तीसरा, या फिर तीनों ही कथन सही हैं. तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी. 1 एंड 3 करेक्ट है. यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है. एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करते हैं. तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करते हैं. तो जो छाऊ डांस है इसके बारे में जानते हैं. तो छाऊ डांस बेसिकली एक मेजर क्लासिकल इंडियन डांस है जिसका जो ओरिजिन है वो है ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में, यानी पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है. ठीक है. एंड इट इज़ फाउंड इन 3 स्टाइल्स. सो ये जो छाऊ डांस है इसको हम 3 शैलियों में पाया जाता है और जिनका नाम उनके लोकेशंस के अकॉर्डिंग रखा गया. दैट इज़ पुरुलिया छाऊ ऑफ बंगाल, सरायकेला छाऊ ऑफ बिहार जो कि अब झारखंड में है, एंड मयूरभंज छाऊ ऑफ उड़ीसा. तो ये 3 स्टाइल्स के नाम है. 3 नृत्य शैलियों में पाया जाता है ये छाऊ डांस. अब दूसरा जो है इट हैज़ इट्स बेस इन द मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशन. इसका जो आधार है वो मार्शल आर्ट्स परंपरा में है. ये डांस इज स्टाइल्ड मॉक बैटल इन विच 2 ग्रुप ऑफ डांसर आर्म्ड विथ सॉर्ड्स एंड शील्ड्स who alternatively attack and defend themselves with vigorous movements and elegant stances. इसमें ये जो नृत्य शैली है ये नकली लड़ाई के रूप में है जिसमें तलवार और ढाल से शस्त्र सज्जित नृतकों को दो समूह बारी बारी से ओजपूर्ण गति और मनोहर मुद्रा में आक्रमण करते हैं. ठीक है. और वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो महुरी, अ डबल रीडेड इंस्ट्रूमेंट ढोल जो है ये सब इसमें आते हैं. तो इसमें ढोल के साथ साथ आपका घुमसा, ये एक छोटा बेलनाकार ड्रम है, चड़चड़ी, ये सब भी इसके वाद्य यंत्रों में सम्मिलित है. तो यहाँ पे हमने छाऊ डांस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट है हमारा, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट. तो यह एक राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है. दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद प्रैक्टिकल मैटर ऑफ गवर्नेंस. दूसरा कथन है हमारा, यह मुख्य रूप से शासन के व्यवहारिक मामलों से संबंधित है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर आप फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में देते रहिए. आई विल बी अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है, आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों ही कथन सही हैं. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात आती है तो हम ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र लिखा किसने है. इट इज़ रिटन बाय कौटिल्य. ठीक है. कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है इन एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, रिटन इन संस्कृत. तो ये शासन कला, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति आदि के संबंध में संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है. यह राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है. तो इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है. और इट्स कॉन्सेप्ट इज सप्तांग राज्य कंसीडर्ड द स्टेट एज कंसिस्टिंग ऑफ 7 इंटर रिलेटेड एंड इंटरलॉकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिम्स और एलिमेंट्स, अंग और प्राकृतिस. दैट इज स्वामी, अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दांडा एंड मित्रा. The Arthasastra's principal concern is with practical matters of governance. The theoretical issues were given less preferences, hence the statement 2 is also correct. Now, इसकी जो सामंग राज्य की अवधारणा राज्य को 7 अंतर संबंधित संगठकों, भागों या तत्वों अर्थात स्वामी,
जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र में मिलकर के बना हुआ मानती है। अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से शासन के व्यवहारिक मामलों के संबंध में विचार करता है और सैद्धांतिक मुद्दों को कम वरीयता दी गई है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्टेन मिनरल्स इन रॉक रिकॉर्ड्स द डायरेक्शन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे वर फॉर्म्ड. Second statement is by this process changes in magnetic field in the past can be studied. Third statement is the study of pleomagnetism led the revival of continental drift hypothesis. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो तीन हमारे कथन हैं, तो पहले प्लेयोमैग्नेटिज्म यह एक सिद्धांत पर आधारित है कि शैलों के कुछ खनिजों के निर्माण के समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा का भी अंकन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, यह विधि से अतीत में हुए चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। प्लेयोमैग्नेटिज्म के अध्ययन से महाद्वीपीय विस्थापना परिकल्पना को बल मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, तीनों ही कथन सही हैं प्लेयोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो यहाँ पे प्लेयोमैग्नेटिज्म क्या है? ड्यूरिंग द रॉक फॉर्मेशन बाय द प्लेयोमैग्नेटिज्म थ्योरी मार्किंग द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन द अर्लियर मैग्नेटिक फील्ड आर स्टडी. So this study has strengthened the study of continental drift theory. तो प्लेयोमैग्नेटिज्म का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा शैलों के निर्माण के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता और उसकी दिशा का अंकन किया जाता है। साथ ही पहले हुए चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है और इसी के अध्ययन से महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत के अध्ययन को बल मिला है। आगे बढ़ते हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रीएम्बल स्टेट्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड आर द 4 मेन डिवाइसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में परिकल्पित करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह दैट इज रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, वापस बुलाना, रिकॉल और जनमत प्लेबिसाइड प्रतिनिधि लोकतंत्र के 4 मुख्य उपकरण हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली एंड नॉट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सो प्रस्तावना केवल राजनीतिक लोकतंत्र का प्रावधान करती है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर आप लोग कमेंट करके देते रहिए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं बता दूँ, दोनों ही कथन जो हमारे गलत है, नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी जो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड आर द 4 मेन डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो ये चारों ही जो है ये हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य उपकरण हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र को परोक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह अर्थ न केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र प्रत्युत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी समाहित करता है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों को ये क्विज पसंद आई होगी. आंसर्स नीचे कमेंट करके देते रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 50 डेज बचे हैं, सो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ये आपको मिलेगी डेली सुबह में 7 बजे, जिसमें आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर है वो आपको गिवन ईमेल आईडी पर सेंड करना है और पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.